हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट काउंसिल। मेरा नाम ऋषिकेश दुबे है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पॉलिटी की कोर लेक्चर सीरीज कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व्स इन इंडियन पॉलिटी सिस्टम। आज का हमारा चैप्टर है प्रियम्बल। प्रियम्बल से क्लैट और आइलेट में कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी और एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है और उसकी अंडरलाइंग फिलॉसफी को भी बताता है। प्रियम्बल हमारे फाउंडिंग फादर्स के ड्रीम्स को भी एक्सप्रेस करता है और ये बताता है कि किस तरीके से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये सोचा कि नेचर ऑफ पॉलिटी हमारे इंडियन पॉलिटी सिस्टम का कैसा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हम भारत के लोग। वैसे तो देखने में ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इट हैज़ अ डीप प्रोफाउंड मीनिंग। इसको समझने के लिए हम लोग द हिंदू के निकले 2016 के एक आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। ये आर्टिकल ये बताता है कि नेपाल में लोगों ने जब संविधान लिखना शुरू किया तो उन्होंने लिखा वी द नेपाली पीपल। नाउ हाउ वी द नेपाली पीपल इज डिफरेंट फ्रॉम वी द पीपल ऑफ नेपाल। एक्चुअली में वी द नेपाली पीपल डिफ्रेंशिएट करता है लोगों के बीच में। ये कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर एथनिसिटी को। ये पर्टिकुलर एथनिसिटी या रेस या कास्ट या कल्चर के लोग ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति जो कि नेपाल में रहता हो पर इस पर्टिकुलर एथनिसिटी से बिलोंग नहीं करता हो, वो व्यक्ति ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पावर एंजॉय नहीं कर सकता है। एंड दैट्स वेयर इट इज़ डिवाइसिव एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम द फर्स्ट 3 वर्ड ऑफ द स्टार्टिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहीं से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया दैट वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी एथनिसिटी, कल्चर, कास्ट, क्रीड। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग करता है उन लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं और जो इंडिया को मदरलैंड मानते हैं। ये उनको बिलोंग करता है। बाद में हालांकि नेपाल के लोगों ने इसको सही किया, वी द पीपल ऑफ नेपाल ऐसा करके उन्होंने प्रियम्बल को लिखना शुरू किया। हमारा प्रियम्बल 4 पर्पस को सर्व करता है। 4 पर्पस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है ये सोर्स इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम वेयर इट अराइव्स इट्स अथॉरिटी, यानी पीपल ऑफ इंडिया। हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी या हमारा सोर्स ऑफ पावर क्या है? हम भारत के लोग। हमारा सोर्स ऑफ पावर भारत के लोग हैं। यहीं के लोगों से हम अथॉरिटी डिराइव करते हैं। हमारा कोई थर्ड पावर सेंटर नहीं है। हमारा जो पावर सेंटर है वो पीपल ऑफ इंडिया में है और यहीं के लोग यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, यहाँ की पावर सेंटर्स को डिसाइड करते हैं, यहाँ के लोग खुद को ही गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, कहीं बाहर से भी रूल्ड नहीं होते हैं। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट विच कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। ये उन ऑब्जेक्ट्स को स्टेट करता है, लिखता है, बताता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहता है और प्रमोट करना चाहता है। ये हमारे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट यानी इंडियन पॉलिटी के नेचर को ही बताता है। स्टेट बेसिकली एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म है जिसका मतलब होता है एक ऐसा सेटअप या एक ऐसा कॉन्टिग्यूटी या एक ऐसा टेरिटरी जहाँ पे गवर्नमेंट और लोग, दोनों लोग एक साथ रहते हों, उसको स्टेट कहते हैं। तो इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट ऑल्सो, दैट इज डेमोक्रेसी। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेसी में रहती है और हमारे जो लोग हैं, पीपल, वो भी डेमोक्रेसी में रहते हैं। इट मीन्स इट टेल्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इट ऑल्सो टेल्स द डेट ऑफ एडॉप्टेशन। ये हमारे एडॉप्टेशन की डेट को भी बताता है और एडॉप्टेशन की डेट हमारे प्रेम्बल की क्या है?
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि 26 डे को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। और यही डेट जो है आज की डेट में हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरह से मनाते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डे को, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डे का दिन है, यानी 26 डे ऑफ नवंबर। आवर प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल और जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए कई सारी बातें कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कि कोई जनता गवर्नमेंट को इस बात के लिए कंपेल नहीं कर सकती कि हमें प्रियम्बल में लिखी हुई बातें नहीं मिली। सपोज भाईचारा नहीं मिला, इक्वालिटी नहीं मिली, लिबर्टी नहीं मिली, या किसी किस्म की कोई और प्रॉमिसेस जो प्रियम्बल करता है वो नहीं मिली, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कंपेल नहीं किया सकता है कोर्ट में ले जा करके कि आपने इस चीज़ को पूरा क्यों नहीं किया। ये इसीलिए शुरू में ही मैंने बताया कि ये एक एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट है, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बताता है, उसके आइडियाज़ को डिस्कस करता है। ये इन्फोर्सिएबल या जस्टिसिएबल नहीं है। हमारा प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर के लिखा है, बैठ करके लिखा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले ही दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक पेपर रिलीज़ किया। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पेपर रिलीज़ किया जो कि ये बताता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। बाद में इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पेपर पे हमने प्रियम्बल को इसको कन्वर्ट करके हमने प्रियम्बल के तौर पे ले लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में प्रियम्बल जो है वो सबसे आखिर में आता है और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सबसे शुरू में आता है। जबकि यूएसए में अगर जो तुम देखोगे तो वहां पे सबसे पहले आता है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड XYZ, और उसके बाद आती है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहां प्रियम्बल सबसे आखिर में आता है, यूएसए में प्रियम्बल सबसे शुरू में आता है। नाउ द नेचर ऑफ पॉलिटी, व्हाट Preamble also tells the nature of Indian polity. And what does it tells about the nature? It tells that India will be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम लोग इन सारे ही वर्ड्स की मीनिंग को आगे धीमे धीमे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये कि ये नेचर के बारे में हमें बताता है, सॉवरिन के बारे में हमें बताता है कि हम सॉवरिन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक हैं। हमारे प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, याद रहना चाहिए दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। नाउ व्हाट इज सॉवरिन? सॉवरिन का 3 मतलब है। द फर्स्ट मीनिंग इज द अल्टीमेट सॉवरेनिटी विथ पीपल ऑफ इंडिया। मतलब सॉवरिन के बेसिकली हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु होना मतलब जिसका कोई और प्रभु ना हो, वो खुद ही अपना प्रभु हो, वो क्या है? संप्रभु है। तो संप्रभु क्या है? संप्रभु मीन्स देयर इज नो गॉड फादर। तो पीपल ऑफ इंडिया ही अपनी अथॉरिटी खुद अपने पास रखता है, ये अथॉरिटी किसी भी और के पास नहीं है, मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास तो नहीं है। ये चीज़ ये बताता है दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी ओवर पीपल ऑफ इंडिया। इट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर। हम अपने किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, ये ऐसा बताता है। नाउ द थर्ड मीनिंग ऑफ द सॉवरेन इज अ टेरिटरी एग्जिस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसकी अपनी टेरिटरी है और अपनी टेरिटरी को ये बढ़ाने के लिए यानी ऐड करने के लिए किसी दूसरे को ये ले भी सकता है और अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकता है। ये पावर सॉवरेन स्टेट के पास है, किसी इंडिपेंडेंट स्टेट के पास ही होती है। एंड इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट एंड हेंस इट कैन सीसीड और एक्वायर एनी लैंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बताता है। नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है, सोशलिस्ट बेसिकली
एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये आ करके थोड़ी थोड़ी बातें कुछ कुछ अडॉप्ट करता है इकोनॉमिक्स से। देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। सोशलिस्टिक के कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन एक मतलब जो है वो ये कि दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे अपने रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी हम बराबरी से जो भी पैदा करेंगे, जो भी उत्पादन करेंगे, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो खेतों में हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स हो या कुछ भी और हो, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करेंगे आपस में। और दूसरा होता है इसका मतलब दैट गवर्नमेंट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे खेतों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लैंड। वहीं पे फैक्ट्रीज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल। ऐसे ही तो जो भी रॉ मटेरियल है वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। किस में, सोशलिस्टिक सोसाइटी में। तो सोशलिस्टिक सोसाइटी या सोशलिस्टिक एंड को हमें पाना है, कैसे पाना है, डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू। डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू हमें सोशलिस्टिक जो एंड्स हैं उनको अचीव करना है। ऐसा किसने बताया था, इंदिरा गांधी ने। 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोशलिस्टिक वर्ड को ऐड किया और उन्होंने ये कहा कि हम अपने सोशलिस्टिक एंड्स को पाना चाहते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स को, थ्रू डेमोक्रेटिक मेथड्स के थ्रू। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेक्युलर। सेक्युलर का टर्म जो है बहुत ही एम्बिग्यूअस है। अगर जो नॉर्मल पॉलिटिकल किसी नॉर्मल इंसान से पूछो कि सेकुलर का मतलब क्या है, तो बताएंगे वो जेएनयू वाले सेकुलर हैं, या जो भी कोई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मुसलमानों की बात करता है वो सेकुलर। बट दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज सेकुलर हैज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर मीनिंग इन पॉलिटिकल साइंस। नाउ व्हाट डज इट मीन बाई, व्हाट डू वी मीन बाई सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है, सेकुलर का मतलब होता है गवर्नमेंट हैव नो एसोसिएशन विथ रिलीजन। गवर्नमेंट का रिलीजन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होना, यह कहलाता है सेकुलरिज्म। पर सेकुलरिज्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जैसे जैसे गया वैसे वैसे इसने अलग अलग मीनिंग्स अडॉप्ट करी, और जिसमें दो तरह की मीनिंग बड़ी कॉमन है। एक है तुर्की या तुर्की जिसको कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है इंडिया। तुर्की में जब ये गया तो तुर्की का ही मॉडल फ्रांस ने भी अडॉप्ट किया। यही मॉडल तुम्हें फ्रांस में भी दिखने को मिलेगा। और ये क्या कहता है, ये कहता है गवर्नमेंट को हर तरह के रिलीजन को सप्रेस करना चाहिए। वो चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसको सप्रेस करो, उसको दबाओ, उसको किसी भी तरीके से एक्सप्रेस मत होने दो। वो हर तरीके से दबाएंगे, वो किसी भी तरीके से, आप पगड़ी पहनेंगे, आप बुर्का पहनेंगे, आप कृपाण रखेंगे, इस तरह के किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को या एक्सप्रेशन को वो पब्लिक डोमेन में एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये तुर्की पहले ऐसा करता था, अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। फ्रांस अभी भी इस चीज़ को फॉलो करता है दैट द गवर्नमेंट सप्रेसेस एनी रिलीजन। वो किसी भी रिलीजन का कभी भी मजाक उड़ा देते हैं। और अगर जो तुम्हें याद हो तो चार्ली एब्दो मैगजीन ने प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर का मजाक उड़ा दिया था, कार्टून बना दिया था, और इस वजह से काफ़ी बवाल हो गया था। तो ये पैटर्न ऑफ सेकुलरिज्म अडॉप्ट हुआ फ्रांस में, बहुत पहले तुर्की में भी ये इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इंडिया ने ऐसे सेकुलरिज्म को अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया ने डिफरेंट सेट ऑफ सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया, जिसमें गवर्नमेंट प्रॉस्पर एवरी रिलीजन, मतलब हर एक रिलीजन को गवर्नमेंट प्रॉस्पर करती है, उसको नर्चर करती है, पैम्पर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो दैट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ सेकुलरिज्म अडॉप्टेड बाय इंडिया। And this word also adopted in Indian preamble by 42nd Constitutional Amendment 1976. और इसको याद रखने का तरीका क्या है, 4 + 2 6, दैट इज 1976। ठीक है, ऐसे इसको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। एक सबसे कॉमन डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की चलती है, जो लिंकन ने दी थी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार। बट दैट्स वेरी सिम्टोमेटिक मीनिंग एंड दैट्स वेरी ओल्ड मीनिंग। अभी डेमोक्रेसी के ही इतने वेरिएंट्स आ गए हैं वर्ल्ड में कि ये मीनिंग सफिशिएंटली एड्रेस नहीं करती है सारे ही डेमोक्रेसी को। और कई सारी तो डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी हैं, यानी है वहाँ पे राजा, वोटिंग वहाँ पे हो रही है, जनता सरकार बना रही है, पर सरकार एक ही लोगों की बननी है। एंड दैट इज़ नॉट ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इस सेंस में हम डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज़ इंडियन डेमोक्रेसी।
इंडियन डेमोक्रेसी बात करती है, इट प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। नाउ अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहाँ पे जनता खुद ही इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग में, जहाँ जनता खुद कानून बनाने में इन्वॉल्व हो, जहाँ जनता खुद ही कानून को हटाए, उसको लागू करे और जुडिशल सिस्टम को भी लागू करे। अब इसके बारे में ऐसा कोई कल्पना कर सकते हो कि कोई ऐसी डेमोक्रेसी होगी जो कि खुद ही कानून बनाती होगी, खुद ही उसको लागू करती होगी, न्याय भी खुद ही देती होगी? ऐसी 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 पद्धति या ऐसा पैटर्न हमारे यहाँ गाँवों में था। गांव में ग्राम पंचायतें हुआ करती थीं। ग्राम पंचायतों के में लोग खुद बैठ कर के गाँव के लिए कानून बनाया करते थे और उसके बाद उसी को लागू किया करते थे। ग्राम पंचायतों में ही इस तरीके के कई सारे कानूनों के जिक्र होता है और उनके ऊपर डिसीजंस भी दिए जाते हैं। अगर जो तुम्हें याद हो तो खाप पंचायत भी हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत का ही दूसरा रूप है आज के टाइम्स में। और अभी हम लोगों ने ग्राम पंचायत को धीमे धीमे फिर से एक्टिवेट कर दिया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू। तो यानी कि हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से शुरुआत करी आज़ादी के टाइम पे, और अब हम लोग धीमे धीमे डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इसी को कहते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं इसको। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जहाँ पे जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग में। वहीं पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वहाँ पे जनता चुन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज देती है और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स का जो जिम्मेदारी होती है वो कानून बनाए जैसा भी उनको उचित लगे और जिस तरीके से भी वो परफॉर्म करना चाहें डेमोक्रेटिक फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लेने के बाद हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी को धीमे धीमे लोअर लेवल पे इन्वॉल्व किए, जिसको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो है वो हमारे यहाँ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का ही एक रूप है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। नाउ व्हाट इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है जो कि इस बात को एश्योर करते हैं कि किसी को भी पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सभी का रिप्रेजेंटेशन सेम होगा और सभी को वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट होगा। वन मैन वन वोट इसका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दिया हुआ है, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये पहले से ही दिया हुआ है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होती है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की बात होती है। 39B बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को पता होगा 39B में वुमेन्स और चिल्ड्रंस की बात होती है, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, इस तरह की चीज़ों की बात होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हमने अभी भी देख लिया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। मॉब रूल नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हें समझाया था कि मॉब रूल क्या चीज़ होती है। सड़क पे खड़े होकर के कोई भी कानून नहीं बना सकता है। दैट देयर मस्ट बी अ पर्सन, देयर मस्ट बी अ पैटर्न, कि कौन लोग होंगे जो कानून बनाएंगे, कौन लोग होंगे जो डिसीजंस लेंगे। ये चीज़ सड़क पे खड़े होकर के नहीं हो सकती है। दैट्स काइंड ऑफ मॉब रूल। भीड़ तंत्र नहीं होगा। अक्सर इसको हिंदी के पेपरों में भीड़ तंत्र के तौर पर कहा जाता है। भीड़ तंत्र नहीं होगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या चीज़ है? ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा कंसेप्ट है, पर फॉर द टाइम बिंग हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं दैट इज इट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। सिंपल, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी लेजिस्लेचर है या हमारी जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो दोनों ही मिलकर के आर्बिट्रेरी कोई भी लॉ नहीं पास कर सकते, कोई भी मनमाना लॉ नहीं पास कर सकते। ये नहीं कि अब उनको मन किया कल को तो उन्होंने कोई भी मनमाना टैक्स लगा दिया, मनमाना लॉ पास कर दिया, मनमाने डिसीजंस लेने लगे। तो लिमिटेशन लगती कैसे, लिमिटेशन होती कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करके कोई भी कानून या नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। एंड दैट्स वेयर द गवर्नमेंट इज लिमिटेड। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है लिमिटेड गवर्नमेंट का ही एक रूप है। फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, आर्बिट्रेरीनेस को इससे कम किया जाता है। इस चीज़ को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ
नेक्स्ट, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब एक लाइन में सबसे टॉप पोस्ट पर किसी भी बंदे का पहुंचना है। यानी कि सपोज करो कि किसी गवर्नमेंट सेटअप में या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में सबसे नंबर 1 की कुर्सी है प्रेसिडेंट की, और वो प्रेसिडेंट की कुर्सी कोई भी व्यक्ति जा सके, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाए, या तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाए या इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाए, बट वहाँ पे कोई व्यक्ति यदि पहुँच सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट रिपब्लिक है। अगर जो तुम्हें चाइना के बारे में पता हो तो चाइना भी लिखता है, एटलीस्ट लिखता है, दैट इट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब वो कितनी रिपब्लिक है ये तो उसको पैरामीटर्स पे तय करने पे पता चलेगा। लिखने को तो उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक भी लिखती है, बट इट डजंट मीन कि वहाँ पे सब डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, किसी भी कास्ट, क्रीड, जाति, पंथ, संप्रदाय, वर्ग का व्यक्ति, किसी भी जाति, लिंग का व्यक्ति ये बन सकता है। हमारे यहाँ सबसे टॉप पोजीशन पे जा सकता है, और उसका इलेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। हमारे यहाँ इसका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। किसी दूसरे देश में यदि डायरेक्टली भी होता है, जैसे अमेरिका में डायरेक्टली होता है, तो उस देश को कहेंगे रिपब्लिक है वो। दैट कंट्री इज कॉल्ड, और दैट कंट्री इज नोन एज रिपब्लिक। रिपब्लिक की यही डेफिनेशन है। नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेनी पॉइंट ऑफ व्यू। BR अम्बेडकर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ट्रिनिटी उठाई थी। अब ये ट्रिनिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। BR अम्बेडकर ने सोशल डेमोक्रेसी की एक ट्रिनिटी उठाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 बातें बताई गई। पहला, लिबर्टी, दूसरा, इक्वालिटी, एंड द थर्ड वन इज फ्राटर्निटी। उन्होंने कहा कि इन तीनों में से किसी एक के भी वीक होने पर हमारा जो सोशल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, या जो सोशल डेमोक्रेसी को जो हम पहुंचाना चाहते हैं, वो हम पहुंचा नहीं पाएंगे, फेल कर जाएंगे। अगर जो इसमें से एक कोई भी छूटता है या एक कोई भी कमज़ोर होता है, इसको फ्रेंच प्रिंसिपल से लिया हुआ सोशल डेमोक्रेसी की ट्रिनिटी भी कहा जाता है। नाउ हम इस चीज़ को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? हमने अपने प्रेम्बल में बात की कि हम जस्टिस 3 तरह की देंगे। कौन कौन से तरह की जस्टिस? पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। ना पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या हुआ? 1 मैन 1 वोट। ये आर्टिकल 325 एंड 326 में लिखा हुआ है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में उनको बता देता हूँ, अदरवाइज ये याद रखना जरूरी नहीं है। 325 एंड 326 में लिखा हुआ है कि देयर विल बी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एज वेल एज वहाँ पे लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोट, नो पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, और इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो ये क्या हुआ? हमने पॉलिटिकल जस्टिस को स्टैब्लिश कर दिया। अब इकोनॉमिक जस्टिस को हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं? वेलफेयर सोसाइटी की बात करते हैं। वेलफेयर सोसाइटी की बात होती है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस को हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? वैसे तो सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी वाला एक्ट। आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है वो हमें ये बताता है कि हमने अनटचेबिलिटी को रिमूव किया है या उसको रिमूव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ, हमारी नज़र में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, एंड दिस अनह्यूमन प्रैक्टिस मस्ट बी कर्टेल्ड डाउन। नाउ लिबर्टी हम अपने प्रियम्बल में 4 तरह की दे रहे हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ ऑफ वर्शिप। ये चारों ही तरह की लिबर्टी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हैं। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर जो तुम्हें पता हो, आर्टिकल 19 और फिर 25 और 28 में भी, 25 से लेकर 28 तक में रिलीजियस थॉट्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है, जबकि यहाँ पे थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, इन सारी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 19 में बताया गया है। वहीं पे आर्टिकल 31C और 51A, ये सारी 31C, आर्टिकल 31C और आर्टिकल 51A जो कि DPSP का ही है, ये सारे किसके बारे में बात करते हैं? ये सारे बात करते हैं लिबर्टी के बारे में। हमने यहाँ पे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी को प्रैक्टिस में डाला है।
नाउ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हाउ वी प्रैक्टिस द इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो वही आर्टिकल 17 के बारे में हमने बात करी अभी अभी कि ये क्या बताता है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है। किसकी इक्वालिटी के बारे में? सभी लोगों के, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और सेक्स। हमने इसको इक्वालिटी में डाला। साथ ही साथ आर्टिकल 18 भी, पहले क्या होता था, टाइटल्स दी जाती थी कि राय बहादुर, राज बहादुर और तमाम ऐसे, रायचंद। अभी ये आर्टिकल्स या इस तरह की टाइटल्स रद्द कर दी गई हैं, इस तरह की कोई टाइटल्स नहीं दी जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों के थ्रू हमने अपॉर्चुनिटी की बात करें, अपॉर्चुनिटी के बारे में भी अगर जो बात करें तो आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और समथिंग लाइक दैट। तो हमने आर्टिकल 16 से भी इस बात को इस्टेब्लिश किया कि इक्वलिटी हम कैसे दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और यही चीज़ प्रीएम्बल में हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, नाउ सम इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू प्रीएम्बल। 3 जो सबसे प्रोमिनेंट केस हैं प्रीएम्बल के, उनको हम अभी डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला केस है हमारा, वो है बेरूबारी का केस। नाउ हियर इट इज। बेरूबारी का केस सबसे पहले आया। बेरूबारी का केस 1960 में आया और ये बताया कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट इट कुड बी यूज्ड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इफ टर्म्स इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बिग्यूअस और हैज मोर देन वन मीनिंग। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी टर्म्स को लेकर के एक से ज़्यादा मीनिंग आती है, तो वो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए प्रीएम्बल का यूज किया जाएगा। ये सिंपल जो डिराइव्ड जो सबसे एक्सट्रैक्ट पार्ट था बेरूबारी केस का, वो सिंपल एक ये था। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो है केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का डिसीजन 24 अप्रैल 1973 को आया। इसी दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे होता है। बर्थडे होता है एक्चुअली में इसी दिन पैदा हुए थे वो। तो प्रीएम्बल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने अपनी गलती सुधारी। उसने कहा क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर दूसरे पार्ट्स को विथ डिस्कशन, वेल डिस्कशन के बाद अडॉप्ट किया गया था, वैसे ही प्रीएम्बल भी वेल डिस्कशन होने के बाद अडॉप्ट किया गया था, और इसलिए प्रीएम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसको नंबर वो नहीं देते हैं। जैसे 22 पार्ट्स के साथ वो पास हुआ था, तो उसे नंबर वो नहीं देते हैं। वो कहते हैं इट कंटेन्स, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 22 पार्ट्स को ही कंटेन करता है। दूसरी बात जो केशवानंद भारती में सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताई, वो ये कि प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन। न तो प्रीएम्बल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, न ही ये उसको लिमिट करता है। साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन भी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताने के साथ साथ तुम ये सोचोगे कि प्रीएम्बल अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू उसको अमेंड कैसे कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। मींस आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए दिया हुआ है, उसके थ्रू लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट हमारे प्रीएम्बल में चेंजेस नहीं ला सकती है, या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं ला सकती है। हमारे प्रीएम्बल भी, चूंकि प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए प्रीएम्बल में भी चेंजेस नहीं ला सकती है। लेकिन जिन 3 वर्ड्स को पार्लियामेंट ने ऐड किया, उससे बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैलिड माना, उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उस अमेंडमेंट को वैलिड करार दिया। तो केशवानंद भारती का केस इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन भी आई, साथ ही साथ प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी बताया गया। Now the third case of Supreme Court related to preamble is Union Government versus LIC of India. इसमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। मतलब प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बावजूद भी ये कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्फोर्सिएबल नहीं है। इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसके लिए गवर्नमेंट को कंपेल नहीं किया जा सकता है।
एक और केस था जिसको कि हम मेंशन तो कर सकते हैं, एसआर बोम्मई का केस। एसआर बोम्मई का केस वैसे तो किसी और डिसीजन के लिए फेमस है, लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल के रिगार्डिंग एक पासिंग जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो भी फीचर्स दिए हुए हैं प्रियम्बल में, उन सारे ही फीचर्स में यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल में जो यूनिटी और इंटीग्रिटी का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एसआर बोम्मई के केस में उन्होंने ऐसा कहा। ये एक पासिंग जजमेंट की तरह से था। एसआर बोम्मई का केस बेसिकली प्रियम्बल से डील नहीं कर रहा था, वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में डील कर रहा था, बट एक पासिंग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया। नाउ आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब कंसोर्शियम की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर में सेकुलरिज्म और प्रियम्बल से रिलेटेड एक पैसेज दे करके क्वेश्चन पूछा गया था। पेज नंबर 33 पे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद तुम उस क्वेश्चन को न सिर्फ समझ पाओगे बल्कि सॉल्व भी कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।